हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विसप्ला क्लासेज। और जैसे कि हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास के बारे में, और ऑल ओवर हमने शायद सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा पढ़ लिया था। सिंधु घाटी में जितने भी स्थल हैं, जितने भी पुरातात्विक स्थल है, सभी को पढ़ लिया था। लगभग हमने 11 स्थलों को देख लिया था। फिर भी हम एक बार उन 11 स्थलों में से कुछ स्थलों का रिवाइजन कर लेंगे। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि सिंधु घाटी के सभ्यता का नष्ट होने का कारण कौन से इतिहासकार का क्या मत है और कौन से इतिहासकार का क्या मतलब है। हमने एक पुरातात्विक स्थल पढ़ा था, सूरकोटदा। सूरकोटदा गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियाँ एवं घोड़े के अवशेष मिलते हैं। अगर हम बात करें ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। फिर भी ये अजीब बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये सूरकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ और घोड़े की अवशेष मिलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कुनाल, जो कि हरियाणा में है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट और लापिस लाजुरी मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ से हमें 4 कांसे के रथ मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा था रोजदी, जो कि गुजरात में है। हमें यहाँ से हाथी के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा था यहाँ दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद हमने देखा था रोजदी, जो कि गुजरात में है। यहाँ से हमें हाथी के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद हमने देखा था रोपड़, जो कि पंजाब में है। यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के अवशेष मिले। मनुष्य के साथ एक कब्र में कुत्ता भी दफनाया गया था। यह था पंजाब। इसके बाद हमने देखा था आमरी, जो कि पाकिस्तान के सिंध में है। यहाँ से गेंडे के अवशेष मिलते हैं। और हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो, बनवाली और राखीगढ़ी कहाँ से, मोहनजोदड़ो, बनवाली और राखीगढ़ी, ये कौन से स्थल है? प्राक हड़प्पा स्थल है। इसके बाद राखीगढ़ी से हमें धावन पात्र मिलता है। धावन पात्र, जिसमें कपड़े धोए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि किस किस इतिहासकार के क्या क्या मत रहा सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का, वो भी देख लेंगे। फिर से उसका भी रिवाइजन कर लेते हैं। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, कौन कौन से? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और इतिहासकार पिगट। इनका मानना था कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ। आर्यों का आक्रमण हुआ होगा उस टाइम, उसे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। उसके बाद एस.आर. राव या रंगराव राव या सर जॉन मार्शल या एक इतिहासकार थे मे के नाम के। इनका मत था कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण बाढ़ रहा होगा। इसके बाद सर जॉन मार्शल का अलग मत था, अलग से, कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता का अंत का कारण प्रशासनिक शिथिलता रही होगी। इसके बाद एक और हमारे इतिहासकार थे अमलानंद घोष। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण जलवायु परिवर्तन,
कि शायद जलवायु परिवर्तन हो गया होगा उस वजह से। इसके बाद एक और इतिहासकार आते हैं UR कैनेडी। कल शायद मैंने गलत बोल दिया था, कल नेकेडी बोल दिया था, लेकिन ये कैनेडी है, UR कैनेडी। इसके अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। इसके बाद हमने एक और इतिहासकार देखा था, इतिहासकार माधव स्वरूप वत्स। इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो अंत है वो हैं नदियों ने अपना रुख बदल दिया था, यानी कि जो नदियाँ थी, नदियाँ किसी रास्ते से आ रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था या कोई भी स्थल रहा हुआ वहाँ से अपना रुख बदल के वहाँ से निकली होगी, तो शायद उस वजह से समाप्त होगी। लेकिन हम ऑल ओवर देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, तो कोई एक कारण तो रहा नहीं होगा कि बाढ़ भी इतने बड़े क्षेत्रफल में असंभव है, जलवायु परिवर्तन भी इतने बड़े क्षेत्रफल में, एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सभी जगह जलवायु परिवर्तन असंभव है। इसके बाद प्राकृतिक आपदा देखें, प्राकृतिक आपदा के कारण भी नहीं हो सकती। प्रशासनिक शिथिलता भी देख सकते हैं, प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी इतनी बड़ी सभ्यता का अंत होना असंभव है। तो ऑल ओवर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत, इसका अंत अलग, इसके अंत का कारण अलग अलग हो रहा होगा, इसके अंत की वजह अलग अलग रही होगी कि एक जगह प्रशासनिक शिथिल था, दूसरी जगह बाढ़, जलवायु परिवर्तन, सभी जगह अलग अलग रही होगी। यहाँ तक हमने कल देख लिया था, जिसका आज हमने रिवाइजन भी कर लिया। अब देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और नगर नियोजन, और वहाँ का जो मूर्तियाँ, मोहरे और धातुएं, उनको भी देखेंगे। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की। आज हम अपने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर देंगे। हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की, कि जो नगर था वो कैसा रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम, जो नगर थे वो कैसे, नगर नियोजन की बात करते हैं हम कि नगर नियोजन कैसा रहा होगा। सबसे पहले हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता रही है, जो कि हमने शायद फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट दिन हमने इस बात की चर्चा की थी कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया है, लेकिन विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये प्राचीनतम या प्रथम नगरीय सभ्यता, विश्व की सबसे पहली या विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। इसके बाद यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। विशिष्ट नगर नियोजन के जो वहाँ का सेटलमेंट था, जो वहाँ के प्रशासनिक, जो वहाँ का प्रशासन काम करता था, उसके लिए प्रसिद्ध है। विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, नगर नियोजन के लिए, अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखें तो हमने देखा था कि जो मोहनजोदड़ो और धोलावीरा हमने देखा था। धोलावीरा शहर 3 भागों में बचा हुआ था, दुर्ग, मध्य भाग और निम्न भाग। वैसे ही जो नगर थे वो 3 भागों में बटे हुए थे, 2 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से भागों में बटे हुए थे? एक होता था पूर्वी भाग, एक होता था पूर्वी भाग। इस भाग में शायद आम लोग रहा करते थे या आम लोगों के आवासीय क्षेत्र रहा हुआ। इस पूर्वी भाग में आम लोगों का
आवासीय, ये पूरी भाग आवासीय भाग है। पूरी भाग आम लोगों का आवासीय भाग है, शायद पूरी भाग में आम लोग रहते होंगे। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो है पश्चिमी भाग। ये भाग, पूर्वी भाग में तो आम लोग रहते थे, तो पश्चिम भाग में संभवतः राजा महाराजा रहे होंगे। तो पश्चिमी भाग कैसा भाग था? दुर्गीकृत भाग था, राजशाही परिवार रहते थे, दुर्गीकृत भाग। ठीक है, हमने नगर नियोजन की बात की, तो नगर नियोजन में जो विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता माना जाता है सिंधुघाटी सभ्यता को। उसके बाद ये अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो नगर नियोजन है, जो वहाँ के सिंधुघाटी सभ्यता के टाइम जो नगर होते थे वो दो भागों में बटे होते थे, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग। पूर्वी भाग में शायद आम लोग रहते थे और पश्चिम भाग जो होता था वो दुर्गीकृत भाग था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं, जो नगरों की सड़कें होती थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समझ रहे होंगे कैसे काटती थी, बताता हूँ अभी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। मतलब गांव में भी देखते होंगे आप, ये सड़कें होती थी इस तरीके से, और ये ऐसे, ये भी सड़कें कैसे काट रही है? 90 डिग्री समकोण पर। तो अगला जो पॉइंट हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये हमारा मेंस का पार्ट चल रहा है, प्री का पार्ट हो गया, क्योंकि मेंस प्री में से इसमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें हैं वो कैसी थी। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके बाद देखते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो कैसे बसे हुए थे? वो द्वीप पैटर्न पर बसे हुए थे। नगर द्वीप पैटर्न पर बसे हुए थे। नगर कैसे बसे हुए थे? द्वीप पैटर्न में, कोई यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब एक साथ इंसान नहीं रहते थे। परिवार यहाँ रहता था, एक परिवार 500 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर रहता था। इस तरीके से वहाँ के लोग रहा करते थे, नगर द्वीप पैटर्न में बसे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे, तो पूरे नगर के सभी घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर ना खुलकर ये, और इसमें छोटी छोटी गलियां रहती थी। ये गलियां रहती थी, ये गलियां रहती थी, ये मुख्य मार्ग रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वहां मुख्य मार्ग पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। तो एक हमारा पॉइंट ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते, मार्ग पर नहीं खुलते थे, नहीं खुलते थे। हमने, आपको याद हो तो लोथल पढ़ा था। लोथल में जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य मार्ग पर खुलते हैं, एकमात्र अपवाद है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में केवल लोथल के अंदर घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। बाकी जगह अगर आप देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की सभी बाकी जगहों में मुख्य जो नगर थे, जो घर थे, मकान थे, उनके जो दरवाजे थे गलियों में खुलते थे, ना कि मुख्य मार्ग पर। तो अपवाद स्वरूप हम लिख सकते हैं लोथल कि अपवाद लोथल कि लोथल के अंदर घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में 3 पॉइंट हुए भी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, नगर द्वीप पैटर्न पर बसे हुए थे। इसके बाद घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। और अपवाद लोथल में है, लोथल के अंदर घरों के दरवाजे
मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जलाशय की आपूर्ति के लिए कुएं बने हुए थे। उदाहरण के लिए हमने मोहनजोदड़ो लिख सकते हैं। मोहनजोदड़ो देखा था तो मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं प्राप्त होते हैं। कितने कुएं? 700 कुएं। 700 के आप खुद अनुमान लगा सकते हो 700 के कुएं मतलब कितना बड़ा नगर रहा होगा उस टाइम। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जलाशय की आपूर्ति के लिए कुएं बने हुए थे। कुएं बने हुए थे। उसके बाद हम एग्जाम्पल के तौर पे मोहनजोदड़ो में हमने जब खुदाई की, उत्खनन किया गया तो मोहनजोदड़ो से 700 कुएं प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से 700 कुएं प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपनी उत्कृष्ट या सुदृढ़ जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। अपनी सुदृढ़ जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। जल निकासी कैसी थी? सुदृढ़ जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। सुदृढ़ जल निकासी से पहले अगर हम एक और पॉइंट देखें तो यहाँ के लोगों को सीढ़ियों का ज्ञान था। जैसा कि हमने मोहनजोदड़ो में देखा था, जो स्नानागार था, स्नानागार की लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी थी 3923 और 8 फीट। तो वहाँ प्रथम तल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सीढ़ियों का ज्ञान था। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सीढ़ियों किसका ज्ञान था? सीढ़ियों का ज्ञान था। जलाशय की आपूर्ति के लिए कुएं बने हुए थे। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सीढ़ियों का ज्ञान था। जल निकासी, सुदृढ़ जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी। अब नालियों के जल के निकास के लिए मुख्य मार्ग पर मेन होल बना हुआ था। कहाँ पे? मुख्य मार्ग पर। किसके लिए? जल की सुदृढ़ निकासी के लिए मुख्य मार्ग पर क्या बना हुआ था कि नालियां होंगी तो कहीं तो पानी भेजेंगे ना, तो मुख्य मार्ग पर अलग अलग जगह मेन होल बने हुए थे जिसमें पानी इकट्ठा हुआ करता था। अब जो मेन होल था और जो नालियां होती थी उसको ईंटों से ढका जाता था। उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की बात है। उस टाइम जो नालियां हैं उनको ईंटों से ढका जाता था। अब ये ईंटें कच्ची मिली या पक्की, उस टाइम इतना ज्ञान था लोगों को कि ईंटें पकाई जाती थी या नहीं पकाई जाती थी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से पकी हुई ईंटें मिलती हैं, अधिकतर पकी हुई ईंटें मिलती हैं। यहाँ से पकी हुई ईंटें मिलती हैं। और जो ईंटों का आकार है, ईंटों का आकार रहा होगा 1/2/4। ये ईंटों का आकार रहा होगा। जलाशय की आपूर्ति के लिए कुएं बने हुए थे। मोहनजोदड़ो से 700 कुएं प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सीढ़ियों का ज्ञान था। सुदृढ़ जल निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी और जो जल था उसका अच्छे से निपटान करने के लिए मुख्य मार्ग पर मेन होल बने हुए थे। अब जो नालियां होती थी, जो मेन होल होते थे, उनको ढकने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटें कैसी थी? पकी हुई ईंटें थी और ईंटों का आकार 1/2/4 था। हम फिर से एक बार रिवाइजन कर लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन है तो विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है।
ये अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है वो दो भागों में बटे हुए हैं, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में सामान्यतः आम लोग रहते थे, और जो पश्चिमी भाग है उसमें जो शायद राजशाही परिवार रहते होंगे, इसलिए वहाँ से दुर्गीकृत मतलब दुर्ग मिले हैं, मतलब दुर्गीकृत भाग था पश्चिमी भाग। उसके बाद हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ से जलाशय की पूर्ति के लिए कुएं बने हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को सीढ़ियों का ज्ञान था, जल निकासी के लिए सुदृढ़ जल निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई थी, मुख्य मार्ग पर मेन होल बने हुए थे। और इसके अलावा भी हमने कुछ और टॉपिक और पॉइंट देखे थे, उसको भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि नगर नियोजन के बाद सामाजिक स्थिति की चर्चा की थी, तो हम करते हैं सामाजिक स्थिति की चर्चा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो किस तरह का था, या सामाजिक स्थिति किस तरह की थी। सामाजिक स्थिति से पहले हम राजनीतिक स्थिति एक बार जान लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक स्थिति में इतना कुछ है नहीं, फिर भी हम जान लेते हैं क्योंकि टॉपिक में है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में इतनी जानकारियाँ नहीं मिलती है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस टाइम जो राजनीतिक स्थिति है इसकी जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव। फिर भी हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन लोगों का शासन रहा होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम शायद पुरोहितों का शासन रहा होगा, पुरोहितों का शासन रहा होगा। बस इतना सा ही है राजनीतिक स्थिति में। राजनीतिक स्थिति के बारे में हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। उस टाइम का समाज कैसा रहा होगा, उस टाइम की जो सामाजिक स्थितियाँ रही होगी वो कैसी रही होगी, उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। उस टाइम जो समाज था, जैसे अभी पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते हैं कि एक परिवार में जो भी पिता होता है या दादाजी होते हैं उनकी चलती है। तो उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम सामाजिक स्थिति फर्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम जो जैसे अभी पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था चलती है, उस टाइम संभवतः मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। परिवार तो संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन शासन किसका चल रहा था, माता का, मतलब जो बड़ी माँ या दादी होती थी उनका शासन चल रहा था, मतलब जो वो कह देती थी उनका फैसला अटल होता था, सबको मानना पड़ता था। मातृसत्तात्मक शासन संयुक्त परिवार होते थे उस टाइम, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। इसके बाद हम देखते हैं कि उस टाइम समाज में ओनली फॉर 4 वर्ग थे, मतलब समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, 4 वर्गों में बटा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से पुरुषों और महिलाओं की जो मातृदेवियाँ हैं उनकी काफ़ी मूर्तियाँ मिलती हैं। यहाँ से मैं मातृदेवियों की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ये जो मूर्तियाँ मिली हैं इनसे हमें इस बात का पता चलता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता उस टाइम की जो एरा है उसमें मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार रहा होगा। इसके बाद हमें यहाँ से पता चलता है कि जो पुरुष और
पुरुष और महिलाएं श्रृंगार करती थी। पुरुष और महिलाएं क्या करती थी? श्रृंगार करती थी। श्रृंगार के अलावा ये आभूषण भी पहनते थे। आभूषण पहनते थे दोनों, पुरुष और महिलाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक स्थिति के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम भी लोग शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी होते थे, मतलब मांस भी खाते थे। कई लोग प्योर शाकाहारी होते थे, शाकाहारी मांसाहारी होते थे। इतना हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे जो संवादान की प्रक्रिया है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, तो तीनों प्रक्रियाओं का हमें यहाँ से वर्णन मिलता है। संवादान की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। अब तीन समाधान कैसे? पश्च होता है पूर्ण समाधान, मतलब इसमें इंसान को जला दिया जाता है। पूर्ण समाधान, इसमें दफनाया जाता है। समाधान, इसमें इंसान को पूरी तरीके से दफना दिया जाता है। इसके बाद आंशिक समाधान, जो कि पशु पक्षी या जंगली जानवरों के लिए हैं, कहीं भी बाहर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे पशु पक्षी या जंगली जानवर आकर जो खा लेते हैं, और जो बाकी शरीर बचता है उसको गंगा जी या कहीं भी हरिद्वार बहा देते थे, या किसी उस टाइम ये तो थे नहीं तो किसी नदी में जाकर बहा देते थे। इसके बाद आता है हमारे हिंदू धर्म का दाह संस्कार। इसमें दाह संस्कार लिख सकते हैं हम। दाह संस्कार में लोगों को जलाया जाता होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस टाइम जो समाज में जो फसलें थी या आर्थिक स्थिति, वो फसलों पर डिपेंड थी। मतलब आर्थिक स्थिति किस पे डिपेंड थी? फसलों पर डिपेंड थी, यानी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। अब उस टाइम ज़्यादा खेती की जाती थी या उतनी ही खेती की जाती थी जिससे खुद के घर का भरण पोषण हो सके, तो उस टाइम अधिशेष कृषि की जाती थी, यानी कि खुद खा लो और जो बाकी बचे उसको बाहर किसी बाजार में जाकर बेच आओ। उस टाइम एक वस्तु के बदले आप, मतलब वस्तु विनिमय का प्रकरण चलता था। एक वस्तु को दो, दूसरी वस्तु आपको जो भी वस्तु की जरूरत हो वो वस्तु ले सकते हो। अधिशेष उत्पादन, उस टाइम अधिशेष उत्पादन किया जाता। अब अधिशेष उत्पादन किन किन फसलों का किया जाता था? तो वो फसलें हैं चना, सरसों, जौ, चावल, इनके अलावा तरबूज, इनके अलावा मटर,
और गेहूँ, इनका उस टाइम अधिशेष उत्पादन किया जाता था। खुद की फैमिली के काम, खुद के परिवार को यूज ले लेते थे और बाहर जाके भी बेच देते थे। अब हमें लोथल से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लोथल से हमें चावल व बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं, चावल बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हैं कि रंगपुर में चावल की भूसी की हमें पता कैसे चला कि यहाँ चावल की, सरसों की, जौ की, चना की, तरबूज, मटर, गेहूँ इनकी खेती की जाती है। तो हमें लोथल से चावल बाजरा के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। भूसा जानते हो? भूसा, भूसा वो फणेट जाना है, फणेट, फणेट कोई उसमें बोला है भूसा। और एक हमने उस टाइम देखा था जब सिंधु घाटी सभ्यता हमने स्टार्ट की थी, उस टाइम सोरतुगई नाम की एक जगह देखी थी जो कि अफगानिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे? ऑक्सस नदी के किनारे। तो सोरतुगई से सोरतुगई कहाँ है? अफगानिस्तान में। सोरतुगई से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं कि खेती की जाती होगी, उसके लिए नहर बनाई गई थी, तो नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद हमें मोहनजोदड़ो से और धोलावीरा से जलाशय मिलते हैं। 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। कहाँ से? धोलावीरा से, कि शायद फसल उत्पादन के लिए वहाँ ये कृत्रिम जलाशय बनाए गए होंगे। तो हमें धोलावीरा से जलाशय के अवशेष मिले, धोलावीरा से जलाशय मिले के अवशेष मिले। इसके बाद शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे, पशुपालन भी करते थे। अब पशुपालन किन किन पशुओं का करते थे? तो उस टाइम बैल को लोग पालते थे। बैल को क्यों पालते थे? कृषि करने के लिए। भेड़ को दूध के लिए और ऊन के लिए, ऊन कपड़ों के लिए यूज लिया जाता था उस टाइम। भेड़, ऊँट, भैंस, दूध और भार ढोने के लिए भैंस का प्रयोग किया जाता था। सुअर और खरगोश, इस टाइम का इन जानवरों का सिंधु घाटी सभ्यता में पालन किया जाता था या घर पे रखा जाता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को एक तो ऊंट का ज्ञान नहीं था, एक हाथी का ज्ञान नहीं था, एक घोड़े का ज्ञान नहीं था। फिर भी हम देखते हैं कि सुरकोटदा में हमें घोड़े की हड्डियाँ और घोड़े के अवशेष मिले और हाथी के अवशेष हमें रोजदी गुजरात से हमें हाथी के अवशेष मिलते हैं। फिर भी हम यहाँ देख रहे हैं कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ऊँट, हाथी और घोड़े का ज्ञान नहीं था, क्योंकि अभी तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी है उसका कहीं ना कहीं अभाव मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारगोन अभिलेख हमने देखा था एक, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड दिया गया था। सारगोन अभिलेख के अनुसार 3250 से लेकर 2750 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। क्या कहा गया है? मेलुआ कहा गया। अब मेलुआ उस टाइम, मेलुआ नाविकों का देश होता था, मतलब जहां नाव चलाने वाले हो। अब आपने जैसे मोहनजोदड़ो मूवी देखी थी, उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत का कारण उस मूवी में बाढ़ बताया गया था। तो उसमें जो लोग थे उनको मेहलवा बोलते थे, मतलब नाव चलाने वाले। और आपने उस मूवी के अंदर अगर उस मूवी को देखा हो तो नावें इतनी थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाव थी, और नाव को एक दूसरे से जोड़कर ही उन्होंने वो नदी पार की थी। तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा नाविक रहते होंगे, इसलिए उस जगह को या उस पर्टिकुलर जगह को नाविकों का देश कहा जाने लगा। तो मेहलवा का जो अर्थ होता है वो होता है नाविकों का देश। मेहलवा, मेहलवा नाविकों का देश।
हम जानेंगे कि मेल व हाजा पक्षी को भी कहा जाता है। हाँ, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं धौलावीरा में जलाशय के अवशेष मिलते हैं। पशुपालन, उस टाइम पशुपालन किया जाता था। बैल का पशुपालन, बैल का पालते थे, हाथी को ये भेड़ को पालते थे, भैंस को पालते थे, सुअर, खरगोश और ऊँट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ऊँट, हाथी और घोड़े का इन जानवरों की जानकारी नहीं थी। और सारगुन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेहलवा कहा गया है। मेहलवा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाविकों का देश। अब हम आगे चलते हैं। मेहलवा हाजा पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है कि शायद उस जगह हाजा पक्षी बहुत रहते होंगे। अब हाजा पक्षी क्या है ये भी देख लेते हैं। हाजा पक्षी मोर को बोलते हैं। हाजा पक्षी किसको बोलते हैं? मोर को बोलते हैं। मेहलवा, मेहलवा किसके लिए प्रसिद्ध है? हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। उस टाइम शायद सिंधु घाटी सभ्यता में हाजा पक्षी, मोर काफी ज्यादा मात्रा में रहे होंगे। मेहलवा हाजा पक्षी के लिए, हाजा किसको बोलते हैं? अभी मोर, जो वर्तमान में मोर होता है ना, उनको हाजा बोला जाता था उस टाइम। हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। लिए प्रसिद्ध है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपास होता था उसको सिंडन बोला जाता है। इसकी जानकारी किससे मिलती है हमें? तो इसकी जानकारी सारगुन अभिलेख से मिलती है। सारगुन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा जाता था। कपास को सिंडन कहा जाता था। कपास की सबसे पहली जो खेती की गई थी पूरे विश्व में, वो भारत में की गई थी। इसको आप स्टार बना लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती, कपास को सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता था? सिंडन, जो कि इसका उल्लेख किस मिलता है? सारगुन अभिलेख में। पहले कपास की खेती भारत में की गई। भारत में की गई। मेलवा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सारगुन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा जाता था। विश्व की सबसे पहली कपास की खेती भारत में की गई थी। यहां तक क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो उस टाइम मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एरा में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मतलब उस टाइम मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। उस टाइम मुद्रा नहीं चलती थी। उस टाइम बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। प्रचलन नहीं था। तो वस्तुएं कैसे खरीदी जाती थी और कैसे वस्तु को बेचा जाता था? तो वस्तु विनिमय किया जाता था। वस्तु विनिमय किया जाता था। उस टाइम लोगों को सोने व चांदी का ज्ञान था। मतलब सोने व चांदी आ गई थी। सोने व चांदी का ज्ञान था। और इनको लोग वस्तु विनिमय में उपयोग लेते थे कि सोने व चांदी का ज्ञान था। वस्तु खरीदने या बेचने के लिए सोने व चांदी का उपयोग भी लिया जाता था। उस टाइम कांसे का यूज किया जाता था। अब कांसा तांबा और टिन से मिलकर बना होता। तो इसका मतलब हमें यह चलता है कि जब कांसे का यूज होता था तो टिन भी मिलता था। उस टाइम तांबे का भी प्रयोग होता था। तो तांबे व टिन का से मिलकर क्या बनता है? कांसा। कांसे।
कहाँ से बनता है। और यहाँ हमारा होता है सामाजिक स्थिति कंप्लीट। हमने सामाजिक स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी थी। जहाँ तक लगता है मुझे कि सामाजिक स्थिति मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी दी है, एक भी जानकारी नहीं छोड़ी। तो यहाँ हमारी कंप्लीट होती है सामाजिक स्थिति। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक स्थिति वो कैसी रही होगी, वो भी देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति तो धार्मिक स्थिति आज भी देखोगे तो लोग किसी पर्टिकुलर एक देवता को नहीं मानते। बालाजी, शिव जी, कृष्ण, विष्णु, अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। तो उस टाइम भी प्राकृतिक बहुदेववाद का सिस्टम था। प्राकृतिक बहुदेववाद का यानी कि कोई पर्टिकुलर एक देवता नहीं था, बहुत सारे देवता थे। प्राकृतिक बहुदेववाद का सिस्टम था। बहुदेववाद, कोई पर्टिकुलर एक देवता नहीं था, बहुत सारे देवता थे। पुरुष और महिलाएं दोनों की मूर्तियां मिलती हैं। पुरुष और महिलाओं की, पुरुष और महिला मूर्तियां मिलती हैं, महिलाओं की मूर्तियां मिलती हैं। पशु पक्षियों को पूजा जाता था उस टाइम, पशु पक्षियों को भी पूजा जाता था। पशु पक्षियों को पूजा जाता था, पशु पक्षियों की भी पूजा की जाती थी। शाश्वत आत्मा में विश्वास करते थे, मतलब जैसे आज आत्मा में विश्वास किया जाता है, उस टाइम भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी आत्मा में विश्वास करते थे। शाश्वत आत्मा में विश्वास करते थे। और हाँ, जैसे आज भगवान शिव के उस टाइम भी शाश्वत आत्मा में विश्वास करते थे। और उस टाइम लिंग पूजा और योनि पूजा में विश्वास करते थे। लिंग पूजा, जैसे आज शिवलिंग होता है ना, उस वक्त लिंग पूजा मतलब लिंग और योनि बिल्कुल अलग थी। तो आज उसी चीज को मिलाकर बनाया गया है शिवलिंग। लिंग व योनि पूजा में विश्वास करते थे, योनि पूजा में विश्वास करते थे। और हाँ, जो अंधविश्वास है वो आज ही नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी अंधविश्वास में काफी विश्वास करते थे। तो अंधविश्वास, उस टाइम के लोग भी अंधविश्वास को जानते थे, मतलब वही भूत प्रेत अंधविश्वास को मानते थे। मतलब उस टाइम के लोग भी बलि देते थे, बलि देते थे। तो हमने देखा कि प्राकृतिक बहुदेववाद, उस टाइम प्राकृतिक बहुदेववाद को मानते थे। पुरुष और महिलाओं की मूर्तियां मिलती हैं, पशु पक्षियों की पूजा की जाती थी। शाश्वत आत्मा में विश्वास करते थे लोग, उस टाइम भी लोग आत्मा में विश्वास करते थे। लिंग पूजा व योनि पूजा में विश्वास करते थे। अंधविश्वास को मानते थे, मतलब बलि वगैरह दी जाती थी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो जल और प्रकृति, इनकी भी पूजा की जाती थी। हाँ, जल को भी पूजा जाता था और प्रकृति को, मतलब पेड़ पौधों, जैसे आज पीपल, बरगद, इनको पूजा जाता है, नीम को पूजा जाता है। तो उस टाइम भी जल व प्रकृति को पूजा जाता था, प्रकृति को पूजा जाता था। अवशेष की बात देखें तो कालीबंगा से हमें एक हवन कुंड मिलता है। कालीबंगा से क्या मिलता है हमें? कालीबंगा से हवन कुंड मिलता है, हवन कुंड मिलता है। उस टाइम जैसे हमने मोहनजोदड़ो में देखा कि पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी, किस अवस्था में थी? ध्यान की अवस्था में। तो योग
का ज्ञान था या ध्यान का ज्ञान था, ध्यान का ज्ञान था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो हैं वहाँ से हमें पशुपतिनाथ की मोहर मिलते हैं, जिस पे आद्य शिव या पशुपतिनाथ की जो चित्रण किया गया था उस मोहर पर पशुपतिनाथ की मोहर मिलती है। कहाँ से मिली थी हमें? मोहनजोदड़ो से। इसको मेंशन नहीं करेंगे यहाँ, हमें यहाँ केवल यही लिखना है कि पशुपतिनाथ की मोहर मिलती है, जिस पर पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ था, मिलती है। अगर हम ऑल ओवर देखें तो पशुपतिनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है, बता सकते हो क्या? तो कमेंट करके जरूर बताना, जिस पर पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ था। चित्र बना हुआ था। इस चित्र को, इस मोहर को देखकर सर जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव या पशुपतिनाथ कहा है। किसने कहा था ये? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल कौन है ये? सर जॉन मार्शल अब तक हमने 3 बार पढ़ लिया। एक तो वो 1924 में जो लंदन जाता है और लंदन जाकर सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर देता है, आद्य शिव का। और सर जॉन मार्शल ने ही बताया था कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के जो अंत का कारण बाढ़ रहा होगा। सर जॉन मार्शल ने ही बताया था कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है वो प्रशासनिक शिथिलता रही होंगी। इसके पहले भी हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी जी को बुलाया था। 1922 में राखालदास बंडी जी को सर जॉन मार्शल ने बुलाया था। काफ़ी बार हमने सर जॉन मार्शल का मेंशन किया था। इतना हमने पढ़ लिया। पशुपतिनाथ की मोहर मिलती है जिस पर पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है। जो चित्र है इसको सर जॉन मार्शल ने आद्य शिव या पशुपतिनाथ का है। अब देखते हैं हम मोहरे या सिक्के। कुछ टाइम जो मोहरे थी या धातुएं थी वो कौन सी थी? धार्मिक स्थिति की हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं धातुएं और मोहरे। धातुएं व मोहरे, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी एंड अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऋग्वैदिक काल। तो धातुएं और मोहरे। तो उस टाइम 3 धातुओं का यूज किया जाता था या 3 मेटल का प्रयोग किया जाता था उस टाइम। मूर्तियां व मोहरे, मूर्तियां। टॉपिक हमारा मूर्तियां। उस टाइम मूर्तियां बनाने के लिए 3 मेटल का प्रयोग किया जाता था। प्रथम, एक तो धातु, 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। एक तो मेटल का प्रयोग किया जाता था फर्स्ट। सेकंड, टेराकोटा मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मतलब टेराकोटा के बर्तन मिलते हैं हमें, जैसे मोहनजोदड़ो से मिले और हमें मण मूर्तियाँ मिली, कहाँ से? लोथल से मिली थी। तो वैसे ही टेराकोटा की मूर्तियाँ मिलती हैं। और थर्ड, पत्थर की मूर्तियाँ। पत्थर की मूर्ति जैसे सैलखड़ी की हमने देखी थी कि जो पुरोहित राजा हैं वो जो मूर्ति है पुरोहित राजा की वो सैलखड़ी पत्थर से निर्मित है। तो पत्थर की मूर्तियाँ मिलती हैं। इसके बाद हम इन चीज़ों का मेंशन करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला था। मोहनजोदड़ो से हमें पुरोहित राजा की मूर्ति मिली जो कि किस चीज़ से निर्मित थी? सैलखड़ी की। पुरोहित राजा की मूर्ति मिली, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली जो कि किससे निर्मित थी? सैलखड़ी पत्थर से निर्मित थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 कांस्य के रथ मिले थे हमें दैमाबाद से हमें 4 कांस्य के रथ मिले। 4 कांस्य के रथ मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ कहाँ से?
ओथल से घोड़े की मर मूर्तियाँ मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मूर्तियाँ मोहरे में। जो पहले मोहरे बनाई जाती थी, ये तो हो गई मूर्तियाँ। अब बात करते हैं मोहरों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे पत्थर से निर्मित की जाती थी। वो भी कौन से पत्थर से? सैलखड़ी पत्थर से निर्मित की जाती थी। तो अधिकतर मोहरे सैलखड़ी पत्थर से निर्मित थी। सैलखड़ी पत्थर से निर्मित थी। अब जो मोहरों का आकार होता था, क्योंकि उस टाइम लोगों को इस शेप का पता नहीं था गोलाकार का, तो उस टाइम लोग ऐसे, ये मोहर यानी कि मोहरे कैसी थी? चौकोर थी उस टाइम मोहरे। सबसे अधिक मोहरे अगर पाई जाती हैं तो पाई जाती है मोहनजोदड़ो में। तो सबसे अधिक मोहरे मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मोहनजोदड़ो में पाई जाती है सबसे अधिक मोहरे। और अगर हम बात करें कि जो सबसे अधिक लेख युक्त, जिस पे कुछ लिखा हुआ हो, वो मोहरे कहाँ से मिलती है, तो हमें सबसे अधिक लेख युक्त मोहरे हड़प्पा से मिलती है। हड़प्पा से मिलती है। यहाँ हमारा मूर्तियाँ वो मोहरे वाला टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम जानेंगे कुछ टाइम लिपि का लोगों को ज्ञान था या नहीं था, लिपि कैसी थी, लिपि कैसी चलती थी, और लिपि को पढ़ने के लिए किस तरह किस अदर लिपि का यूज किया जाता था, वो भी देखेंगे। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिपि। वो है लिपि। तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। अब लिपि कैसी थी? तो जैसे आपने अभी वो मैम्स, मतलब ये ऐसे 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 आप नहीं भेजते हो क्या बोलते हैं उनको, याद तो नहीं है मुझे, बट व्हाट्सएप पे चैटिंग करते टाइम ऐसे चिन्हों का उपयोग किया जाता था। तो उस टाइम भी भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस तरह की लिपि होती थी, मतलब देखकर लोग समझ जाते थे कि हाँ इस पर क्या लिखा हुआ है। भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव को प्रकट किया जाता था। जैसे अभी आप रोना हो तो रोने का ये मेम्स क्या भेज देते हो, वैसे भी उस टाइम भी भाव चित्रात्मक लिपि थी। अब जैसे उर्दू में बाएं से दाएं लिखा जाता है और हिंदी को दाएं से बाएं लिखा जाता है, तो उस टाइम भी इस वाली लिपि को कुछ इस तरह लिखा जाता था। पहले दाएं से बाएं लिखा जाता था, फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था, मतलब लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था और बाएं से दाएं लिखा जाता था, बाएं लिखा जाता था। इस वाली लिपि को, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि चलती थी, इस लिपि को हलासर लिपि या गोमूत्राक्षर लिपि कहा जाता है। कौन सी लिपि? गोमूत्राक्षर लिपि कहा जाता है। लिपि का ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और कैसी लिपि थी, या इस लिपि को क्या बोलते हैं? हलासर या गोमूत्राक्षर लिपि। अब जैसे एबीसीडी में कितने वर्ड है? 26। और व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला? 36। वैसे ही इस लिपि में 375 से 400 के बीच शब्द हैं। साइन या चिन्ह बोल सकते हो आप, चिन्ह।
और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। एक ये भी टॉपिक पढ़ता है इस लिपि को कि आज तक किस लिपि को नहीं पढ़ा गया, हलासर लिपि और गुप्तमुद्राक्षर लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया। इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया। ये लिपि का ज्ञान था, भाव चित्रात्मक लिखी थी। लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लिपि का जो क्या नाम था, हलासर या गोमुद्राक्षर, कितने इस लिपि में कितने वर्ड थे? 375 थे, 400 के बीच चिन्ह थे, कुछ इस तरीके से चिन्ह बने हुए थे भाव चित्रात्मक। और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। ये हमारा कंप्लीट होता है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्णतः पाठ। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग मेंस और प्री का पूरा पाठ पढ़ा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। और कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पर जितना भी पढ़ाया उसकी पूरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल इंडियन हिस्टोरी NB के नेम से चैनल है, उस पर मिलेगी। तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। और जो भी नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो। और जो भी आपका क्वेश्चन हो इस सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, कहाँ से भी कहीं से भी, वह कमेंट में बता सकते हो। और इसके अलावा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम कुछ अलग बातें बताएंगे, या नेक्स्ट वीडियो में शायद कुछ दिनों के बाद इकोनॉमी की क्लास भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।